गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने क्रिटिसाइज़ किया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कि उस एनटीए जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं इंस्पायर कर रहा है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? पैनल ने कहा है कि डिले हो रहा है एग्ज़ाम रिजल्ट्स में, और जबकि सरप्लस है एनटीए के पास, फिर भी कोई एडिक्वेट इन हाउस कैपेसिटी नहीं बनाई है उन्होंने टेस्ट्स को इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करने की। तो एनटीए अगर हम देखें 2017 में एज एन ऑटोनॉमस सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई अंडर द एजुकेशन मिनिस्ट्री, और इसको रजिस्टर किया गया सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के अंडर, और ये आरटीआई एक्ट के अंडर भी आता है। एनटीए का आइडिया जो है वो 1992 में आया, और 2010 में एक कमेटी ऑफ आईआईटी डायरेक्टर्स ने भी रिकमेंड किया कि एस्टैब्लिश की जाए एक ऐसी एजेंसी लेजिस्लेशन के थ्रू जो एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस यूएसए से इंस्पायर्ड हो। गवर्नमेंट ने फॉर्मली अनाउंस किया एनटीए को 2017 में। एनटीए कंडक्ट करता है इंडिया के मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे जेईई मेंस एंड नीट यूजी, सीयूईटी यूजी, ओके, और भी एग्जाम्स भी कंडक्ट करता है। अब पैनल ने नोट किया कि क्रॉनिक डिलेज हो रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हैं मेजर नेशनल एग्जामिनेशंस में। जैसे सीयूटी के रिजल्ट्स जो हैं वो कई सालों तक डिले करता रहा एनटीए। इनफैक्ट जो 14 एग्जाम्स कंडक्ट किए 2024 में, उसमें से 5 जो है वो मेजर इश्यूज उस एग्जाम्स ने फेस किए। तो पैनल ने वार्न किया कि ऐसे इंसिडेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स का ट्रस्ट जो है इरोड कर रहे हैं टेस्टिंग सिस्टम में। एनटीए ने कलेक्ट किए 3500 करोड़ इन 6 ईयर्स, और स्पेंड किए लगभग 3000 करोड़। तो लगभग 448 करोड़ का सरप्लस उनके पास है, और इस मनी को यूज़ करके वो अपनी इन हाउस कैपेसिटी बढ़ाएं कंडक्ट करने के लिए एग्जाम्स को इंडिपेंडेंटली, स्ट्रेंथन करें रेगुलेटरी ओवरसाइट। ठीक है। तो सीबीएसई और यूपीएससी के डेकेड लॉन्ग रिकॉर्ड को साइट करते हुए पैनल ने कहा कि पेन और पेपर एग्जाम्स किए जाएं जो कि लीक प्रूफ रहते हैं फॉर सेवरल ईयर्स। कमेटी ने एनकरेज किया यूजीसी को भी कि वो इवेल्युएट करें सोनम वांगचुक के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख का के जो है स्टडीज़ को, और उनके मॉडल को और उसको अक्रॉस इंडिया रेप्लिकेट किया जाए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यूरो टेक्नोलॉजी। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट रिपोर्ट ने डिस्कस किया है कि कैसे न्यूरो टेक्नोलॉजी जो है, पर्टिकुलरली ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, वो एक फ्रंटियर डोमेन की तरह जो है इमर्ज हो रहा है। तो न्यूरो टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली हम किसको कहते हैं? इंजीनियर टूल्स को यूज़ करना, रिकॉर्ड, मॉनिटर और इन्फ्लुएंस करना न्यूरल एक्टिविटी को। तो एट द कोर ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी जो है वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होता है, मतलब एक सिस्टम जो डिकोड करता है न्यूरल सिग्नल्स को और ट्रांसलेट करता है उनको डिजिटल एक्शंस में, और इनेबल करता है यूजर्स को कि वो कंट्रोल कर सकें प्रोस्थेटिक्स, व्हील चेयर्स, कंप्यूटर्स और इवन रोबोटिक लिम्स। तो डिवाइसेस जो मैप करते हैं ब्रेन एक्टिविटी को टू स्टडी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कॉग्निटिव फंक्शन और बिहेवियरल पैटर्न्स, एक तरह से ये न्यूरो साइंस टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं। दूसरे हैं सिस्टम्स जो कि इनेबल करते हैं पैरालाइज्ड पेशेंट्स को कि वो प्रोस्थेटिक्स को मूव कर सकें, स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन को एड करता है या फिर पार्किंसंस डिसीज, डिप्रेशन या एपिलेप्सी जैसे केसेस को हैंडल करता है। ठीक है। अब लैब एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क चल रहा है जिसमें लैब एक्सपेरिमेंट्स कनेक्ट कर रहे हैं ब्रेन्स ऑफ माइस को टू एक्सचेंज सिंपल इन्फॉर्मेशन। अब इंडिया एक ग्रोइंग न्यूरोलॉजिकल डिसीज बर्डन फेस कर रहा है ऑलरेडी, जिसमें शेयर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल और इंजरी रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो राइज हो रहे हैं बिटवीन 1990 एंड 2019, और स्ट्रोक इमर्ज हो रहा है एज द सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। तो मिलियंस जो है वो इंडिया में पैरालिसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, पार्किंसंस डिसीज, डिप्रेशन, इन सब से डील कर रहे हैं। अब मेंटल हेल्थ नीड्स हैं इंडिया की, टारगेटेड स्टिमुलेशन की ज़रूरत है जिससे कि लॉन्ग टर्म रिलायंस जो है साइकोट्रोपिक मेडिकेशन पर वो कम हो सके। न्यूरो टेक्नोलॉजी जो है वो इंटरसेक्शन पर है बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स और एआई के। तो अर्ली इन्वेस्टमेंट्स जो है इंडिया को पोजीशन कर सकते हैं एज अ ग्लोबल हब, सिमिलर टू हाउ इंडिया आईटी और फार्मास्यूटिकल्स में एज गेन कर चुका है। अब क्या रिसर्च चल रही है इंडिया में न्यूरो टेक्नोलॉजी को लेकर? तो आईआईटी कानपुर ने रिसेंटली अनवेल किया है एक बीसीआई बेस्ड रोबोटिक हैंड जो कि स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन में एड करता है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर और ब्रेन रिसर्च सेंटर एट आईआईएससी बेंगलुरु, ये मेजर न्यूरो साइंस रिसर्च नोड्स हैं इंडिया में इस टाइम पर। एक स्टार्टअप है डॉग्नोसिस जो कि यूज़ कर रहा है न्यूरो टेक्नोलॉजी को ब्रेन सिग्नल्स इन ट्रेन डॉग्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है। तो यूएस में भी जैसे ब्रेन इनिशिएटिव है, न्यूरालिंक है इलॉन मस्क का, वो भी चल रहा है वहाँ पर। चाइना में चाइना ब्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है। ईयू और चिले जो है वो भी न्यूरो राइट्स लेजिस्लेशन को पायनियर कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में इसके लिए कुछ एथिकल कंसर्न्स है, जैसे अगर हम एडिक्वेट रेगुलेशन नहीं रखेंगे तो
न्यूरो टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ रिस्क भी लेके आ सकती है, जैसे privacy violations, मैनिपुलेशन ऑफ न्यूरल एक्टिविटी, मिस यूज़ फॉर सर्वेलेंस, इनइक्विटेबल एक्सेस। ठीक है, तो इसलिए पब्लिक एंगेजमेंट की ज़रूरत है, एथिक्स फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिलीज़ की है और उसमें कहा है कि ट्रंप का विजन जो है वो वन ऑफ द फ्लेक्सिबल रियलिज्म है, और कहा है कि यूएस को अपना 19th सेंचुरी मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन रिवाइव कर देना चाहिए, जिसमें कि ये डिक्लेयर किया गया था कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर जो है वो वॉशिंगटन का जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन जो है वो यूएस प्रेसिडेंट जेम्स मॉन्ट्रो ने 1823 में आर्टिकुलेट की थी, जिसमें कि प्रिवेंट किया गया था यूरोपियन इंटरवेंशन इन अमेरिका अमेरिकाज एक्चुअली। तो मॉनरो डॉक्ट्रिन जो है वो फॉरबेड करती थी यूरोपियन इंटरफेरेंस को अमेरिकन हेमिस्फेयर में, और कहती थी कि उसके बदले में यूएस न्यूट्रलिटी रहेगी इन रिगार्ड टू फ्यूचर यूरोपियन कन्फ्लिक्ट्स। तो यूएस ने इन्वोक की मॉनरो डॉक्ट्रिन अपनी इंपीरियलिस्टिक रोल को डिफेंड करने के लिए मिड 19th सेंचुरी में। डॉक्ट्रिन के लास्टिंग इम्पैक्ट थे यूएस रिलेशंस विद सदर्न नेबर्स के साथ, विद इट्स सदर्न नेबर्स, और ये कॉर्नर स्टोन था यूएस फॉरेन पॉलिसी का इन द 19th सेंचुरी। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स जो है एम्बॉडी करता है इंडिया की कमिटमेंट टू रियलाइजिंग द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स जो है वो स्ट्रेंथन करता है कंट्री के ऑयल सीड इकोसिस्टम को। इसका टारगेट क्या है? इंक्रीज करना कवरेज एरिया को और प्राइमरली ऑयल सीड प्रोडक्शन को। टारगेट करता है डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन। अब ऑयल, इसके दो अप्रोचेज हैं। एक ऑयल पाम वाली अप्रोच है 2021 की, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऑयल पाम कल्टीवेशन को एक्सपैंड करने के ऊपर फोकस है, जिसका इसका फोकस है इंक्रीजिंगली ऑन प्रोडक्शन ऑफ सीडलिंग्स। ठीक है, और अश्योर करना डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ सीडलिंग्स। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर ही आती है स्कीम। और अब अगर हम देखें जो 2024 की ऑयल सीड्स की स्कीम है, वो इम्प्रूव करना चाहती है प्रोडक्टिविटी, सीड क्वालिटी, प्रोसेसिंग और मार्केट लिंकेजेस फॉर ट्रेडिशनल ऑयल सीड क्रॉप्स। ये फोकस करती है इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ की प्राइमरी ऑयल सीड क्रॉप्स, जैसे रेप सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर। ये फोकस कर रही है इंक्रीज करने की कलेक्शन और एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज, और ये भी सभी स्टेट्स और यूटीज़ में इम्प्लीमेंट की जा रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। टॉपिक आपके गवर्नेंस और साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 11th एडिशन जो है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है वो पंचकुला हरियाणा में होल्ड किया जा रहा है। तो इसको 2015 में पहली बार किया गया था, जिसमें लोगों को और साइंटिफिक कम्युनिटी को नेशनली इंटरनेशनली एक जगह पर लाया जाता है। और मिशन क्या है इसका? ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स को मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के साथ जो है वो ब्लेंड करना और स्ट्रेंथन करना लिंक बिटवीन इंडियाज इंडिजिनस नॉलेज और कंटेम्प्रेरी साइंटिफिक इंक्वायरी। अब इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इसको ऑर्गेनाइज कर रही है IITM पुणे के साथ मिलकर। और ये इवेंट में टेक्निकल और थीमेटिक सेशंस होंगे अक्रॉस साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग इवेंट। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक मीटरोलॉजिस्ट ने वार्न किया है कि एक अनदर सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग इवेंट जो है वो टेम्परेचर्स बिलो एवरेज लेकर जा सकती है यूएस में इस मंथ के बाद में। तो सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग इवेंट क्या होती है? एक रैपिड राइज होता है स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर्स में, जिसकी वजह से वीकन या डिस्टॉर्ट हो जाती है पोलर वोर्टेक्स। अब ये होता कैसे है कि लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक वेव्स, जिनको हम रॉसबी वेव्स कहते हैं, वो पुश हो जाती हैं हायर इनटू द एटमॉस्फेयर, और ये वेव्स जो हैं वो ब्रेक की तरह काम करती हैं ऑन द टॉप ऑफ पोलर वोर्टेक्स और उसको वीकन कर देती हैं। और जब वेव्स अगर बहुत स्ट्रांग हो तो विंड्स जो है पोलर वोर्टेक्स की वो इतनी वीक हो जाती हैं कि वो फिर रिवर्स हो जाती हैं और वो वेस्टर्ली से ईस्टर्ली में बन जाती हैं। इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होती है, स्प्लिटिंग हो जाती है पोलर वोर्टेक्स की। तो इंस्टेड ऑफ कोल्ड एयर जो है वो पोलर रीजन पर लॉक होना, वो बल्कि साउथ में आने लग जाती है और मिड लैटिट्यूड्स तक पहुंच जाती है। तो पोलर वोर्टेक्स क्या है? एक लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर और कोल्ड एयर जो कि अर्थ के पोल्स पर है। ये ट्रोपोपॉज से लेकर मेसोस्फेयर तक रहता है। ऑलवेज ये हमेशा आपको पोल्स के पास मिलेगा, लेकिन ये वीकन हो जाता है समर में और स्ट्रेंथन हो जाता है विंटर में। और कई बार विंटर्स में क्या होता है, नदर्न हेमिस्फेयर में ये पोलर वोर्टेक्स एक्सपैंड होते हुए कोल्ड एयर को साउथवर्ड विद द जेट स्ट्रीम ले आता है, और ये बहुत ही विंटर टाइम में रेगुलर होने लग गया है। और ये लार्ज आउटब्रेक्स ऑफ आर्कटिक एयर जो है यूएस में ले आता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं C-130J सुपर हर्क्यूलीज। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू डिफेंस मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी बनाई जा रही है C-130J सुपर हर्क्यूलीज एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करने के लिए बेंगलुरु में। तो ये एक 4 इंजन टर्बो प्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। लॉकहीड मार्टिन ने इसको बनाया है। यूएस एयरफोर्स का प्रिंसिपल टैक्टिकल कार्गो एंड पर्सनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इंडियन एयरफोर्स इसको करंटली ऑपरेट करती है 12 लगभग C-130Js को। ये एयरक्राफ्ट केपेबल है ऑपरेट करने के लिए फ्रॉम रफ डर्ट स्ट्रिप्स एंड ये प्राइम ट्रांसपोर्ट है फॉर एयर ड्रॉपिंग ट्रूप्स। ये अकोमोडेट कर सकता है वाइड वैरायटी ऑफ ओवरसाइज कार्गो ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएन एनवायरमेंट असेंबली। ये टॉपिक आपके एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 7th यूएन एनवायरमेंट असेंबली की मीटिंग हो रही है नायरोबी केन्या में। तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑन एनवायरमेंट। इसकी जो इसमें जो है यूनिवर्सल मेंबरशिप है सभी यूएन मेंबर स्टेट्स की। ये हर 2 साल में ऑर्गेनाइज की जाती है। 2012 में से क्रिएट किया गया था। ये Rio+20 की कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसका आउटकम है ये। ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा सेट करती है, फ्यूचर डायरेक्शन देती है यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम को भी। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is National Testing Agency. This topic is important for your governance section. So a parliamentary standing committee has sharply criticized the National Testing Agency and said that it has not inspired much confidence. This panel has highlighted repeated delays in exam results, and it has noted that despite collecting a surplus of 448 crore over 6 years, NTA has not built any in-house capacity to conduct tests independently. So what is NTA? It was established in 2017 as an autonomous self-sustaining organization under the Education Ministry. So it is registered under the Societies Registration Act of 1860 and it comes under the RTI Act. So the idea of a national exam conducting body dates back to the 1992 Program of Action under the National Education Policy of 1986. And in 2010, a committee of IIT directors recommended establishing such an agency through a legislation inspired by the Educational Testing Service of USA. So the government formally announced NTA in 2017. NTA conducts India's major entrance examinations, including JEE Mains, NEET UG, CUT UG. Okay. Apart from that, other examinations are also conducted. So the panel has noted that there are chronic delays, errors, and administrative lapses in major national examinations. The committee also observed that NTA delayed CUET results for multiple years, disrupting university admissions and academic calendars. Out of 14 exams which were conducted in 2024, at least 5 faced major issues. The panel has warned that such incidents erode students' trust in the testing system. NTA collected 448 crore rupees as surplus, and the committee has recommended that this money should be used to build in-house capacity to conduct exams independently and strengthen regulatory oversight of outsourced vendors also. So, citing the CBSE and UPSC's decades-long track record, the panel has expressed support for pen and paper exams, noting that they have been leak-proof for several years. The committee has also encouraged the UGC to evaluate Sonam Wangchuk's Himalayan Institute of Alternatives, Ladakh, noting that its innovative model and potential for replication across India. Okay, so there are also concerns like UGC chairperson post has remained vacant since April 2025. The panel has also observed this. So the next topic is neurotechnology. This topic is important for your science and tech section. So a recent report regarding neurotechnology has said how this technology, particularly brain-computer interface, is emerging as a frontier domain. So neurotechnology basically refers to the use of engineered tools which can record, monitor, or influence neural activity. At the core is the brain-computer interface, which is a system which decodes neural signals and translates them into digital actions, enabling users to control prosthetics, wheelchairs, computers, or even robotic limbs. So neurotechnology is evolving across two broad areas. First is the diagnostic and neuroscience research tools, the devices which map brain activity to study neurological disorders, cognitive function, or behavioral patterns. Then we have therapeutic and assistive technologies, where basically the systems that enable paralyzed patients to move prosthetics. So some experimental work globally has gone even further, such as lab experiments connecting the brain of mice to exchange simple information. India faces a growing neurological disease burden, with the share of non-communicable and injury-related
neurological disorders rising between 1990 and 2019, and stroke emerging as the single largest contributor. So, what are the key reasons India needs neurotechnology? Millions live with paralysis, spinal cord injuries, Parkinson's disease, or depression, and mental health needs are also there. Targeted stimulation, which could reduce long-term reliance on psychotropic medication. Economic and innovation potential. Neurotechnology sits at the intersection of biotechnology, semiconductors, and AI. There is also strategic advantage, whereby early investments could position India as a global hub, similar to how it scaled IIT and pharmaceuticals. So, IIT Kanpur has recently unveiled a BCI based robotic hand aiding stroke rehabilitation. The National Brain Research Center Manesar and the Brain Research Center at the IISc Bengaluru are serving as the major neuroscience research nodes. So, the startup Diagnosis is using neurotechnology to study brain signals in trained dogs. In the US, we have Brain Initiative, even Neuralink of Elon Musk, which has received FDA approval for human trials. In China, we have this China Brain Project focusing on cognition research, brain inspired AI, and training neurological disorders. EU and Chile are pioneering neuro rights legislation also. Okay, so there are certain concerns also. Without adequate regulation, there could be privacy violations, manipulation of neural activity, misuse for surveillance, and even inequitable access. So, therefore, there is a need for public engagement to understand how societal concerns. An ethics framework should also ensure user autonomy and data consent. So the next topic is Monroe Doctrine. This topic is important for your international relations. So the U.S. national security strategy, which was released recently, described Trump's vision as one of the flexible realism, and it argued that U.S. should revive the 19th century Monroe Doctrine, which declared the Western Hemisphere to be Washington's zone of influence. So Monroe Doctrine, which was articulated by U.S. President James Monroe in 1823, is aimed to prevent European intervention in Americas. So Monroe Doctrine forbade European interference in the American hemisphere, but it also asserted US neutrality in regard to future European conflicts. So, US invoked the Monroe Doctrine to defend its increasingly imperialistic role in the Americas in the mid 19th century. The doctrine has had lasting impacts on US relations with its southern neighbors. It was also a cornerstone of US foreign policy in the 19th century. So, the next topic is National Mission on Edible Oils. This topic is important for your economy section. So, National Mission on Edible Oils embodies India's commitment to realizing the vision of Atmanirbhar Bharat. This mission aims to strengthen country's oilseed ecosystem. It targets to increase the area coverage and primary oilseed production. It targets domestic edible oil production also. So it has two pronged approach. First is the oil palm, and then there is oil seeds. In the oil palm, there is a centrally sponsored scheme which focuses on expanding oil palm cultivation. It focuses on increasing production of seedlings and assuring domestic availability of seedlings. So both are being implemented by Department of Agriculture and Farmers Welfare. Then the oil seeds one, which was launched in 2024, is aimed to improve productivity, seed quality, processing, and market linkages for traditional oilseed crops. It focuses on increasing production of key primary oilseed crops, and also focuses on increasing collection and extraction efficiency from secondary sources like cottonseed, coconut, rice bran. And these will be implemented in all states and UTs. So the next topic is India International Science Festival. This topic is important for your governance section. So the 11th edition of India International Science Festival is being held in Panchkula, Haryana. So this science festival was launched in 2015 to bring together people and the scientific community, both nationally and internationally, to collaborate, interact, and experience the joy of doing science for the well-being of India and humanity. So the mission of this IISF is to bridge traditional knowledge systems with modern scientific research and strengthen the link between India's indigenous knowledge heritage with contemporary scientific inquiry. So this year's festival is being organized by Ministry of Earth Sciences in collaboration with IITM Pune. This event will feature technical and thematic sessions across science, technology, and innovation. So the next topic is sudden stratospheric warming event. This topic is important for your environment section. Recently, a meteorologist has warned of another sudden stratospheric warming event, which could plunge temperatures below average across parts of the US later this month. So sudden stratospheric warming event refers to a rapid rise in stratospheric temperatures, which weakens or distorts the polar vortex. So it begins with large-scale atmospheric waves getting pushed higher into the atmosphere. These waves can break on top of the polar vortex and weaken it.
If the waves are strong enough, the winds of the polar vortex can weaken so much that they can reverse from being westerly to easterly. It can lead to a displacement of or splitting of the polar vortex. So instead of cold air being locked above the polar region, it can push further south into the mid latitudes. What is a polar vortex? It is a large area of lower pressure and cold air surrounding both of the Earth's poles. It extends from the tropopause into the mesosphere. It always exists near the poles but weakens in summer and strengthens in winter. Many times during winter in the northern hemisphere, the polar vortex will expand, send cold air southward with the jet stream, and it occurs fairly regularly during winter time, and it is often associated with large outbreaks of Arctic air in the US. So the next topic is C-130J Super Hercules. This topic is important for your security section. So a new defense maintenance, repair and overhaul facility to support C-130J Super Hercules aircraft will be established in Bengaluru. So this Hercules aircraft is a four-engine turboprop military transport aircraft. It was developed by Lockheed Martin. It is the US Air Force principal tactical cargo and personal transport aircraft. Even Indian Air Force currently operates 12 of them. This aircraft is capable of operating from rough dirt strips, and it is the prime transport for airdropping troops and equipment into hostile areas. It can accommodate a wide variety of oversized cargo also. So the next topic is UN Environment Assembly. This topic is important for your environment section. So the seventh UN Environment Assembly is taking place in Nairobi, Kenya. It is the world's highest level decision-making body on the environment. If it has the universal membership of all UN member states. It is organized every 2 years. So this was created in 2012 as an outcome of the Rio Plus 20 conference, which was held in Brazil. It sets the global environmental agenda and also guides the future direction of the UN Environment Program. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.